हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट ऑफ 20 सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? और ये बहुत ही आसान सवाल है। किसी स्टूडेंट को अगर इसका राइट आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी को सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था, जो इलाहाबाद से नैनी जंक्शन के बीच चली थी। हमारा अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज हम आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही हम जो आपको पॉइंट बताएंगे उस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोटबुक में लिख लिया करेंगे, क्योंकि उन सभी पॉइंट से भी कई सारे क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो क्या हो जाएगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने कॉस्मोस नामक ग्रंथ को लिखा था। हमारा अगला सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जीडी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। सदाबहार वर्षा वन ब्राजील में है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर किसी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर पहले से पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका ऊन के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। हमारा अगला सवाल है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1825 ईस्वी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। जब बात रेलगाड़ी की हो रही है तो रेलगाड़ी से एक इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी? तो भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी? लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सन 1853 ईस्वी में भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला सवाल है, सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र मलेशिया में है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपेक्सी, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और यह किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर देश में यह माउंट कोटोपेक्सी स्थित है। अच्छा, माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो माउंट किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी है जो तंजानिया देश में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, भारत में मान्यता प्राप्त
स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 23। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 है। अच्छा, भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित कौन करता है? सेबी द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और सेबी ही भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इन 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और कभी कभी कांस्य युगीन की जगह पर क्या हमारा दे देता है? नगरीय सभ्यता। तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन की सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता भी थी। और हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हमारा अगला सवाल है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद भी कहा जाता है, जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। साथ ही किस वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। यजुर्वेद से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ये पूछा जाता है कि किस वेद में गद और पद दोनों पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? यजुर्वेद में। साथ ही सामवेद से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लिया करेंगे। हमारा अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। हमारा अगला सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और उन्हें याद करना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कांच में। जब प्रकाश की गति कांच से होकर गुजरती है तो उसकी गति क्या होती है? धीमी हो जाती है। यानी कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही अगर जल का पूछा जाए तो जल का हमारा क्या हो जाएगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम किसमें होती है? कांच में होती है। हमारा अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अच्छा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है?
तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे दोस्तों कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। हमारा अगला सवाल है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? यानी बांस को किस वर्ग में या किस समूह में रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घास। बांस को घास के समूह में रखा जाता है। हमारा अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था को किसने तैयार किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तब हमारा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत टॉमस मुनरो ने की थी। वहीं महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। हमारा अगला सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू नामक दो भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, और ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अगर किसी को इसका राइट आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर। मानव के नेत्र रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना से संबंधित एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मिजोरम के ग्रामीण क्षेत्रों में बंबू नृत्य फसल के आने पर किया जाता है और यह नृत्य मिजोरम में बहुत ही प्रसिद्ध है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेथनॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर था, वुड एल्कोहल। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया था और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल। आज का सवाल है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।